हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और जो भी बच्चे हमारे पास हैं बेसिकली पढ़ने वाले, भाई हमारा जो आपका रिलेशन है वो पठन और पाठन का है, पढ़ाई का है। तो जो बच्चे सीरियसली जो है पढ़ रहे हैं मेरी कोचिंग में, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको फिर से हम एक बार बता दें कि जो है 20-21 साल से हम लोग जो है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर थे और बच्चों से अच्छा रिस्पांस मिला हमको इसका। और बहुत से बच्चे हमारे जो है जो पुराने बच्चे हैं, क्योंकि आप अगर उसी से अंदाज़ा लगाइए कितने बच्चे तो उस टाइम होंगे नहीं जो अभी 11-12 में हैं, कि 21 साल हो गया हम लोग को। और अभी हम लोगों ने जो रिसेंटली ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपना शुरू किया है और जो हमारी टीम उसमें वर्क कर रही है, तो बच्चों को एक नोटिस देते सारी टीचर्स की तरफ से और अपने स्टूडेंट प्लस कोचिंग की तरफ से कि हम लोगों ने क्या किया है, अभी सेलेक्टिव टॉपिक जो है हर क्लास का 9, 10, 11, 12 का सेलेक्टिव टॉपिक जो है क्लासेस में जा रहा है या ऑनलाइन हम लोग भेज रहे हैं उसमें। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्रॉपर वे में जो है हर सब्जेक्ट के जो हमारे पास टीचर हैं, जो हमारी टीम है और बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत मतलब जो भी हमारे टीचर एकदम फ्रेंडली हैं और अपने अपने टॉपिक के अपने अपने सब्जेक्ट के वो माहिर हैं, तो वो लोग अभी टॉपिक वाइज जा रहा है। फिर क्या होगा, हम सिलेबस को पूरा बिगनिंग टू एंड लेके चलेंगे। कि हमने अपने पिछले 3 लेक्चर में यही लाइन सेम बोली है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, सीरियल से जो भी बच्चे हमको सब्सक्राइब करेंगे या हमारे सब्सक्रिप्शन में हमसे जुड़ेंगे, तो उन बच्चों को एक प्रॉपर वे में जो है हम आगे लेके जाएंगे। तो उनको ये पता रहेगा कि हमारा इतना लेसन है, ये वाले सर यहाँ तक पढ़ाए हुए हैं, इस सब्जेक्ट में यहाँ तक पहुँचा हुआ है और उसमें कितने टोटल लेक्चर हुए हैं। तो अभी तो हम लोग सेलेक्टिव टॉपिक भेज रहे हैं, तो जैसे अभी उसी के अकॉर्डिंग एक ऐसा टॉपिक हम लोगों ने लिया है जो 9th, 10th, 11th और 12th, जैसे कि मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना है, तो जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन और इससे पहले जो ऑनलाइन जुड़े उनको मालूम होगा, आज हम लोगों ने एक नया टॉपिक लिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेसिकली क्या है ये, जो बच्चे 10th पास आउट हो करके रिसेंटली 11th में आते हैं, उसके बाद 12th के लिए भी, उनके लिए ये क्या है, बेसिक एप्लीकेशन है। बिना इसके जो है वो आगे उनको दिक्कत करेगा केमिकल बॉन्डिंग में, रिडॉक्स रिएक्शन में और उसके बाद जो है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेस है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसको आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग फॉर्म। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं इसका कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का जो बेस था वो आप मान के चलिए वो क्या है, एटॉमिक मास था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेस था वो क्या था, एटॉमिक नंबर था। और दोस्तों जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड उसमें एक और वर्ड जोड़ेंगे, लॉन्ग फॉर्म। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसका बेस्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कुल मिला के किसी भी एलिमेंट का जो बेसिक नॉलेज है और जो उसका ओवरऑल यानी शुरुआत से लेके बिगनिंग से लेके इन तक टोटल जो भी उसकी स्टडी है वो अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ये मेंडलीव ने कहा था, देयर एटॉमिक नंबर, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने कहा था, एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों आज हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। कहाँ कहाँ इसका यूज़ होना है, 11-12 के बच्चे ध्यान दें। इस लेसन में तो आएगा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, SPDF सबसेल। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। इसके अलावा किसी भी एलिमेंट का जब आप बेसिक कैरेक्टर पढ़ते हैं और उसकी फैमिली पढ़ते हैं, कार्बोनेट्स फैमिली, नाइट्रोजनेट्स फैमिली, ऑक्सीजनेट्स फैमिली, वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने जा रही है, कॉन्सेंट्रेट करके बैठिए, कुछ मिनट में आपको हमेशा के लिए आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा सा आप सिंसियरिटी और थोड़ा सा अपना लेवल जो है पढ़ने लिखने का लेवल, एक 11-12 का स्टैंडर्ड जो होता है वैसे बना के रखिए। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो ज़रूरत है उसको लिख लीजिएगा। इसके अलावा एक और अलग नोटिस है, जो हमारे बच्चे 9th और 10th के हैं उनके कोर्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के लिए आएगा सेल में। तो चाहे सेल हो और चाहे 11-12 के लिए सब सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, सबके लिए बहुत काम की चीज़ है। किसी भी प्लेटफॉर्म से और कहीं पर भी अगर आप यूट्यूब और बाकी जगह आप पढ़ रहे हो तो यकीन मानिए उन सब से ईजी वे में बना के आपको हम बताएंगे और पूरा जो एफर्ट रहेगा कि आपको 1 हिट में ही समझ में आ जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है,
तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बताएं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शुरुआत में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर आउटर मोस्ट शेल में क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। इसी इलेक्ट्रॉन पर ही सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं, क्योंकि न्यूक्लियस उसी तरह स्टेबल होता है जैसे कि बाकी सब चीज़ें स्टेबल है। यानी दुनिया की हर एक चीज़ की स्टेबिलिटी की जो गारंटी है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रॉपर्टीज़ वो सारी डिपेंड करती हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल, गेन करेगा नॉन मेटल, शेयरिंग करेगा कोवैलेंट बॉन्ड, यानी ओवरऑल सारी प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन में अगर हम आपको बताएं तो इसमें सबसे पहले 3 टॉपिक आप लोग को देखना है। एक शेल है, सब शेल है और सब शेल्स आर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। कोश जो हम लोग 9th और 10th में पढ़ते हुए आ रहे हैं और मैं 9th 10th के बच्चे भी पढ़ भी रहे हैं, और उपकोश या सब एनर्जी लेवल और सब शेल आर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स या एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कक्षक जिसे कहेंगे हिंदी में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन शेल किसे कहेंगे, न्यूक्लियस के बाहर वो एक लार्ज एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, शेल। क्योंकि डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, न्यूक्लियस की होती है, और न्यूक्लियस के बाहर एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो हॉलो होता है, खोखला होता है, जहाँ पे वैज्ञानिकों ने क्या बताया है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी। इलेक्ट्रॉन तो किसी ने देखा नहीं, एटम कभी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन जो है जब स्पेक्ट्रोग्राफ से मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखा गया तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम था, जो रेडिएशन था, उसी बिहा पे ये पता चला कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम आगे बढ़ते हैं उसका एनर्जी लेवल क्या होता है, बढ़ता है, यानी उसकी जो चमक है, जो स्पेक्ट्रम है वो इंक्रीज़ करता है, जिससे ये पता चला कि आगे बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन का रीजन क्या होता है, बढ़ता है। बाद में बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये बताया था कि जिसको तुम आउटर मोस्ट शेल या कोश कह रहे हो, दे आर डिवाइडेड इनटू सब शेल। और उसने कहा ही नहीं, उसने हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के हाइड्रोजन आयन स्पेक्ट्रम को गेन किया और लाइमन, बामा, पास्टन, ब्रैकेट, फुन सीरीज़ बताई और ये बताया कि जिसको तुम लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम कह रहे हो वो अलग अलग एनर्जी पैकेटों से मिलकर बने हैं, जिसे आगे चल के क्या कहा गया, सब एनर्जी लेवल या सब शेल। तो शेल क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है। शेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब शेल। और सब शेल कितने होते हैं दोस्तों, सब शेल हमारे 4 हैं। शेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, K, L, M, N, O एंड सो ऑन। और सब शेल क्या होते हैं, SPDF। शेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब शेल, 4 ही होते हैं, SPDF। और हर शेल डिवाइडेड होता है ऑर्बिटल्स में, वो भी हम बता दे रहे हैं। तो आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले न्यूक्लियस जो स्टेबल पार्ट है, न्यूक्लियस के बाहर एक लार्ज एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, इट इज़ कॉल्ड शेल। और बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये बताया कि शेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब शेल। कैसे, जैसे आप मान के चलिए कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन के बाहर जो है, न्यूक्लियस के बाहर ये हमारा क्या है, रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है। इसमें अलग अलग एनर्जी पैकेट के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसका एनर्जी शेल जो है, ये लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम अगर इसको हम ग्राफ में बनाएं तो ये लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम क्या दिखाई देगा आपको, अलग अलग एनर्जी पैकेट से मिलकर बना है। और ये पूरा लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम बाहर से क्या दिखाई देता है, एक शेल दिखाई देता है, एक लाइट दिखाई देती है। लेकिन बोर ने क्या कहा, जिसको तुम लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम कह रहे हो वो अलग अलग एनर्जी पैकेटों से मिलकर बनी है, जिसको हम लोगों ने हाइड्रोजन आयन स्पेक्ट्रम में पढ़ा था, लाइमन, बार्मा, पास्टन, ब्रैकेट एंड फुन सीरीज। खैर यहाँ पे आप लोगों को फोकस करना है शेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब शेल। शेल क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, और सब शेल क्या है, सब एनर्जी लेवल है। और रियल में जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा, वो क्या होती है, ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन शेल में होते हैं, शेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब शेल, एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन
इन ऑर्बिटल्स। क्लियर सबको? अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रॉन अब आज के बाद 9, 10, 11, 12 के जो भी स्टूडेंट हैं जिनके कोर्स में ये है, इलेक्ट्रॉन आज के बाद हम लोग कहाँ भरेंगे? सब शेल में। ठीक, तो अब फोकस करिए आप लोग, मेन टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं। सब शेल कितने होते हैं? पहले आप ऐसे एक ग्राफ बना लीजिए समझने के लिए। सब शेल 4 होते हैं, S, P, D एंड F। शेप के बारे में अगर बात करेंगे तो इनका जो ओरिएंटेशन है, जो इनका क्लाउड है, वो स्पेक्ट्रोग्राफ से जो सर्च हुआ है वो S का क्या मिलेगा? स्फेरिकल मिलेगा। P का क्या मिलेगा? डंबल मिलेगा। और D का क्या मिलेगा? डबल डंबल मिलेगा। और F के बारे में ये कहा जाता है कि जो F है इसमें इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अलावा इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से इसके शेल का जो रेंज है, जो F में इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं वो डिफ्यूज़न स्टेट में होते हैं, यानी वो अमीबा की तरह क्या होते हैं? फ्लक्चुएट करते रहते हैं, जिसकी वजह से F की ऑर्बिट फिक्स नहीं होती है। दूसरी बात, ये कॉम्प्लेक्स स्टेज में होता है, 3D होता है। ठीक है, तो सब शेल कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं, S, P, D एंड F। और उनका शेप क्या होता है? स्फेरिकल, डंबल, डबल डंबल एंड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद दूसरा सेगमेंट ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर ऑर्बिटल्स की बात करें तो ऑर्बिटल्स क्या अभी हमने बताया, वो एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। शेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब शेल एंड सब शेल हैव ऑर्बिटल्स वेयर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो S में क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 होते हैं, P में 3 होता है, D में 5 होता है और F में क्या होता है? 7 होता है। क्लियर सबको? और अगर हम न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर उसको हम ग्राफ पर बनाएंगे तो इसका एक बनेगा मैक्सिमम, जो इसका एम्पलीट्यूड जाएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसको जो है वैज्ञानिकों ने ये बताया कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। एक मैक्सिमम रीजन क्लॉकवाइज जाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो किसी भी ऑर्बिटल से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो यहाँ पर सब शेल कितने हैं? 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अभी हमने बताया मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं दोस्तों? 1 है, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके? 2 हो जाएंगे। यानी S सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? 2। इसी तरह से P में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3। किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं? 2। पहले सब अपवर्ड भरे जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है? D में 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 और इसमें हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 लोटो 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो D सब शेल में मैक्सिमम हम लोग कितना भर सकते हैं? 10। ये मैक्सिमम के लिए है, मिनिमम 1 to 10 कुछ भी हो सकता है, D1, D2, D3। ठीक है। और F जो है कॉम्प्लेक्स स्टेज में होता है, लेकिन इसमें ऑर्बिटल्स जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 7। और किसी भी ऑर्बिटल में भी मैंने बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट स्पिन में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ये है तरीका कि आप लोग इसमें 2 चीज़ें याद रखिए कि सब शेल कितने होते हैं? SPDF। आज के बाद कभी भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे SPDF में भरेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? S में 1, P में 3, D में 5 और F में कितने होते हैं? 7। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1 ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन,
P में 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम के लिए है, मिनिमम 1 to 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और F में कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनका रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे तो S को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, S2, P में क्या आएगा P6, D10 एंड F14। क्लियर सबको? ये मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए है। सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, सबशेल कितने होते हैं 4, S, P, D और F। ऑर्बिटल के नंबर क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, और किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इनका जस्ट डबल हो जाएगा और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बनेंगे 2, 6, 10 एंड 14। क्लियर सबको? तो सारे बच्चे जो भी हमसे जुड़े हुए हैं 9, 10, 11, 12 ऑफलाइन जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सारे बच्चों को बताएं कि सबसे पहले आप इसको कॉन्सेप्ट में रखिए कि शेल कितने होते हैं 4, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। शेप के बारे में बात करें तो एक का होता है स्फेरिकल, डबल, डबल डबल एंड कॉम्प्लेक्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1, 3, 5, 7, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10 एंड 14, और रिप्रेजेंटेशन क्या है उनका S2, P6, D10 और F14। क्लियर सबको? तो ये पहली चीज़ हो गई जो हर बच्चे को जो है दिमाग में रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबशेल में भरेंगे, और सबशेल्स आर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स, और किसी भी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे उससे डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आया कि SPDF में तो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, लेकिन उसका सीक्वेंस क्या होगा, तो उसके सीक्वेंस के लिए सारे बच्चों को फोकस करना है। ऑफबाउ प्रिंसिपल, ऑफबाउ ऑफबाउ सिद्धांत। और आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि ऑफबाउ प्रिंसिपल जो है ये एक जर्मन वर्ड है। ऑफबाउ क्या है, एक जर्मन वर्ड है। ऑफबाउ क्या है, एक जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है टू मेकिंग। कोई ये ना सोचे कि ये जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, ये क्या है, एक जर्मन वर्ड है। इट मीन्स टू मेकिंग। या बिल्डिंग अप। यानी किसी चीज़ को बनाना, जनरेट करना। तो सबशेल SPDF में इलेक्ट्रॉन तो आज के बाद भरे जाएंगे, लेकिन उसका सीक्वेंस जो है वो ऑफबाउ प्रिंसिपल से दुनिया को पता चला। ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या है कि इनिशियल स्टेट से हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर को 1 कंसीडर करके, और जो लास्ट एटम है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 118, तो मिनिमम एनर्जी लेवल से स्टार्ट करके इलेक्ट्रॉन को सबशेल में तब तक भरते जाएंगे, सबशेल के ऑर्बिटल्स में, जब तक कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी ऑर्गेनाइजेशन 118 तक का सारा इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस ना पा जाए। ये ऑफबाउ प्रिंसिपल है कि मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि मिनिमम एनर्जी लेवल से स्टार्ट करके हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे, उसका मिनिमम एनर्जी लेवल हो गया, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 होता है। मिनिमम एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करके एक एक करके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के बिहाफ पे तब तक भरते रहेंगे जब तक कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस ना पा जाए। इसे क्या कहते हैं, ऑफबाउ प्रिंसिपल। और ऑफबाउ क्या है, एक जर्मन वर्ड है, जर्मनी का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है टू मेकिंग या बिल्डिंग अप, बनाना, ठीक है। और इट इज़ कंपाइल्ड बाय सीमॉन, कंपाइल्ड बाय सीमॉन। साइंटिस्ट का नाम क्या है दोस्तों, सीमॉन। सीमॉन ने इसको दिया था। कौन सा S, कौन सा B, कौन सा D, कौन सा F किसके बाद आएगा,
ये हमको पता चलेगा अबाउ प्रिंसिपल से। इट इज़ कंपाइल्ड बाय सिमोन, कंपाइल्ड बाय सिमोन। क्लियर सबको? तो सबसे पहले याद रखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, सबसेल एसपीडीएफ में। और एसपीडीएफ का सीक्वेंस कैसे पता चलेगा, अबाउ प्रिंसिपल से, अबाउ प्रिंसिपल से। थोड़ा सा उसके लिए ध्यान दीजिए आप लोग। अबाउ प्रिंसिपल में सिमोन का जो एनर्जी लेवल डायग्राम था, अगर उसको हम बनाएं तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, 7s ऐसे करके बनाइए, ध्यान से देखिए। 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s। उसके बाद P की एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होती है, 1 में एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर भरेंगे हम लोग 2p 3p 4p 5p। बनाने का तरीका देख लीजिए, याद नहीं करना पड़ेगा। 5p 6p एंड 7p। क्लियर सबको? तो सबसे पहले 7s बनाएंगे, फिर एक छोड़ के 2 से लेके 7p बनाएंगे, फिर ऊपर नीचे एक लेफ्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, 3d 4d 5d एंड 6d। फिर ऊपर नीचे एक लेफ्ट करेंगे और क्या बनेगा, 4f एंड 5f। क्लियर सबको? अब इसके बाद जो है सीक्वेंस कैसे बनाना है, ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले कौन सी ऑर्बिट भरी जाएगी, 1s, और एक वैकेंट जाएंगे, खाली जाएंगे, फिर वापस आएंगे, कौन सी भरेंगे, 2s। फिर एक खाली जाएंगे, वापस आएंगे, 2p 3s। फिर एक खाली जाएंगे, वापस आएंगे, 3p 4s और 3d 4p 5s। और फिर एक खाली जाएंगे, वापस आएंगे, 4d 5p 6s। देन एक वैकेंट जाएंगे और वापस आएंगे, 4f 5d 6p 7s। एरो आप देख लीजिए किधर जा रहा है, जैसे जैसे ऑर्बिट क्रॉस हो रही है वही इसका क्या है, सीक्वेंस है। क्लियर सबको? फिर एक खाली जाएंगे और वापस आएंगे, 5f 6d एंड 7p। तो ये दोस्तों सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस के बिहार पे हम लोग क्या भरेंगे, एसपीडीएफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्लियर सबको? तो दो चीज़ें याद रखिए आप लोग कि इलेक्ट्रॉन जब भी भरेंगे एसपीडीएफ सबसेल में भरेंगे, और इसके भरने का जो सीक्वेंस है वो कैसे पता चलेगा, अबाउ प्रिंसिपल से, जो एनर्जी लेवल के बिहाफ पर है, कि मिनिमम एनर्जी से स्टार्ट करके इलेक्ट्रॉन को सबसेल के ऑर्बिटल्स में तब तक भरते रहेंगे जब तक कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी ऑर्गेनाइजेशन 118 एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ है, 1 हाइड्रोजन का होता है और 118 किसका होता है, ऑर्गेनाइजेशन का। जब तक भरते रहेंगे तब तक कि जो है सारे इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड ना हो जाएं, यानी सबसेल के ऑर्बिटल्स में भरे ना जा चुके हों। यह अबाउ प्रिंसिपल है। अबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या होती है, बिल्डिंग अप या मेकिंग या बनाना। इट इज़ कंपाइल्ड बाय सिमोन। साइंटिस्ट का नाम क्या है, सिमोन। तो सीक्वेंस आप लोग देखिए ध्यान से, और एरो भी देखिए कैसे क्रॉस हो रही हैं ऑर्बिटल्स, 4d 5p 6s और उसके बाद 5d। मैं एरो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता रहे उसका सीक्वेंस, आप कंफ्यूज ना हो। ये है लास्ट। तो भरने का सीक्वेंस दोस्तों ज़रा ध्यान से देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले कौन सी ऑर्बिट भरी गई है, 1s। 1s के बाद क्या भरा है, 2s 2p 3s 3p 3p के बाद 4s 4s के बाद कौन सी ऑर्बिट आएगी, 3d 3d के बाद 4p 5s 4p 5s 5s के बाद आप देखिए कैसे जा रहा है ये, 4d 5p 6s 4d 5p एंड 6s। क्लियर सबको? 6x के बाद आप देखिए ध्यान से कैसे ऑर्बिट जा रही है, 4f 5d 4f 5d एंड 6p 7s 6p 7s और देन क्या आएगा आपका 5f के बाद 6d एंड 7p 6d एंड 7p। बहुत ध्यान से देखिए, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और जो हमारे यहाँ ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका लेक्चर छूटा हुआ है, एसपीडीएफ सबसेल में 9, 10th, 11th, 12th के चारों क्लास के बच्चे एक शॉट में ही उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए। अब फिर से सबसे पहले आप ये देखिए कि सेल्स आर डिवाइडेड इनटू सबसेल। और सेल क्या होते हैं, जो हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा रखा है, जो बोरबरी रूल से हमको पता चला था। सेल्स क्या होते हैं, k एलिमेंट सेल होता है न्यूक्लियस के बाहर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है।
और जहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होते हैं, सब शेल के ऑर्बिटल्स। सब शेल कितने होते हैं, 4 होते हैं, sp और df। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 3 5 7। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, एक क्लॉकवाइज अपवर्ड और एक एंटी क्लॉकवाइज डाउनवर्ड। और इसमें ऑर्बिटल्स 1 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2। इसमें 3 है तो 6, 5 है तो 10 और 7 है तो 14। ये तो एक चीज़ याद रखने की है कि सब शेल में इलेक्ट्रॉन, सब शेल होते कितने हैं, उसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, ये एक सेगमेंट हो गया, खूब ध्यान से देखिए, क्या करिए आप लोग कि ये नंबर 1 हो गया, ये टेबल जो हमने अभी आपको बताई, और इसको हम सेपरेट कर दे रहे हैं। मैंने जानबूझकर उसको बोर्ड पर एक ही साथ बताया है ताकि सारे बच्चों को एक साथ समझ में आए जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, आपबाउ प्रिंसिपल। अब क्या करिए, आप इन दोनों पॉइंट को मर्ज कर दीजिए। पहला सब शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा क्या है, आपबाउ प्रिंसिपल। एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप या बनाना, और या टू मेकिंग, कंपाइल्ड बाय सिमोन, साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने बताया कि एसपीडीएफ में तो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, लेकिन कौन सा एस, कौन सा पी, कौन सा डी, कौन सा एफ किसके बाद आएगा, वो दुनिया को किससे पता चला, आपबाउ प्रिंसिपल से, जो एनर्जी लेवल के बिहाफ पर है। और एनर्जी लेवल के लिए हम आपको बता दें, जब भी आपको एनर्जी लेवल निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, N+L रूल। N+L रूल आज का तीसरा पॉइंट। N+L रूल क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ शेल, जैसे यहाँ पे N क्या है, पहला N = 1 2 3 ऐसे करके, और S के लिए, P के लिए, D और F के लिए L की जो वैल्यू होती है वो 0 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो अब जैसे मान लीजिए आपको निकालना है इसका ऑर्बिटल का, अगर निकालना है एनर्जी लेवल, तो ये 1 हो गया, और L की जो वैल्यू होती है वो S के लिए क्या होती है, 0, तो 1 + 0 क्या आ जाएगा, 1। ऐसे करके किसी भी शेल का आप एनर्जी लेवल निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, N+L रूल। जैसे आपको पता करना है कि 4s यहाँ पे क्या आया है, 4s पहले आया है और 3d बाद में आया है। तो अगर हम यहाँ पे 4s और 3d में N+L रूल अप्लाई करें तो बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, n के लिए, n की वैल्यू क्या है 4s के लिए 4, और यहाँ पर s क्या होता है l के लिए, अभी जस्ट मैंने बताया, इसको आप याद कर लीजिए जो बॉक्स में बना हुआ है। यहाँ पर देखिए l क्या है, l जो है s के लिए क्या होता है 0, तो इसका आंसर कितना आया है दोस्तों, 4 आया। 3d के लिए अप्लाई करिए, n क्या है यहाँ पे 3, जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन गया होता है वो शेल होता है, और शेल को पहले लिखा जाता है। d की वैल्यू क्या है l के लिए 2, तो इसका आंसर कितना आया 5। तो कुल मिला के अगर कोई बच्चा ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि 4s क्यों पहले आया और 3d बाद में क्यों आया है, तो उसके लिए अपने पास क्या है, एनर्जी लेवल के लिए हमको क्या अप्लाई करना है, N+L रूल। N+L रूल हर बच्चा इसको याद रख ले, और N+L रूल से SPDF की वैल्यू क्या होती है, रिस्पेक्टिवली 0 1 2 और 3 होती है। तो इसीलिए जो है 4s की एनर्जी कम है, इसका आंसर 4 आएगा, और 3d की एनर्जी ज़्यादा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये एनर्जी लेवल के बिहाफ पे है, ये सब लोग माइंड सेट कर लीजिए कि आपबाउ प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, एनर्जी लेवल के बिहाफ पे। एनर्जी लेवल कैसे निकालना है, N+L रूल से। N+L रूल से, जहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ शेल है, और L क्या है, सब शेल है। सब शेल कितने होते हैं, 4 होते हैं, S P D और F, और उनके लिए L की वैल्यू फिक्स है, वो क्या होती है 0 1 2 3, जो कभी बदलेगी नहीं। तो जैसे ही आप N+L रूल अप्लाई करेंगे आपको पता चल जाएगा किसकी एनर्जी ज़्यादा और किसकी एनर्जी कम है। जैसे 4s क्या होता है, पहले भरा जाता है, और 3d बाद में। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल पे इसका आंसर कितना आ रहा है 4, इसका आंसर कितना आ रहा है 5। तो ये है सीक्वेंस दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, पहला नंबर यानी ये टेबल और दूसरा नंबर आपबाउ प्रिंसिपल, दोनों को आप क्या कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए, तो आपको भरना आ जाएगा। मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊँगा आपको, सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इन दोनों को मिला दीजिए। जैसे आपको भरना है 1 हाइड्रोजन भरना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। पहला शेल कौन सा है 1s। रूल क्या कहता है, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, लेकिन अपने पास इलेक्ट्रॉन है कितने 1, तो इसका क्या भरा जाएगा 1s1। ये जो नंबर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। ये नंबर आपको बताएगा इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, यानी पहले शेल में है। यहाँ यहाँ पे जो भी होगा SPDF वो क्या शो करेगा, सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा।
और ये जो नंबर है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको मिलाइए आप, इसको कैसे पढ़ेंगे? पहले शेल के एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये सीक्वेंस हर बच्चे को याद होना चाहिए। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे आपको 6 कार्बन को भरना है, क्या भरना है? 6 कार्बन। तो यहाँ पर पहला ऑर्बिट कौन सा भरेंगे? 1s, और s में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2, 1s 2। इसी तरह से दूसरा ऑर्बिट क्या है? 2 है। देखिए ये सब आज जितना पढ़ा है आप लोगों ने, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है? ये हमारा सीक्वेंस, ये हर बच्चे को लर्न करना है। अपना पढ़ने का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाइए, कुछ सीखेंगे तब आगे की चीज़ें आएंगी। और ये सोचिए कि एकदम चमत्कार हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो आप बहु प्रिंसिपल चाहे आप ये ग्राफ से लर्न कर लीजिए और चाहे इसको आप लर्न कर लीजिए, कम से कम 30 तक तो लर्न कर ही लीजिए, जो 4p तक आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4d तक, और उसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इतने से आपका हो जाएगा अभी बेसिकली। तो 6 कार्बन जैसे आपको भरना है, तो पहला ऑर्बिट क्या है? 1s, और s मैक्सिमम 2। ऊपर वाला नंबर किसको शो करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। दूसरा क्या भरेंगे? 2s2 एंड 2p। अब देखिए p में होता 6 है मैक्सिमम, लेकिन अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 2 बचे हैं। तो 2 and 2 and 2, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला शेल है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और ये दूसरा शेल है, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4। तो जो हम लोग छोटी क्लास में भरते थे 9th और 10th स्टैंडर्ड में KLMN शेल, तो शेल्स आर डिवाइडेड, ये भी दूसरा शेल है और ये भी दूसरा शेल है। शेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब शेल। तो यहाँ पे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले में 2, दूसरे में 4। वैसे भरेंगे तो 1s2, 2s2 एंड 2p6। अब इसका जो है, जैसे मान लिया आपको 17 क्लोरीन भरना है, तो इसका सीक्वेंस देखिए 1s2, उसके बाद कौन सी ऑर्बिट भरी जाएगी? 2s, और s में मैक्सिमम 2। देखिए इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 17, लेकिन अभी हमने भरे कितने? 4। उसके बाद कौन सी ऑर्बिट आएगी? 2p6। फिर कौन सी आएगी? 3s2। काउंट करिए इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 2 10 2 12, और 3s के बाद कौन सी ऑर्बिट होती है? 3p। अब बड़े ध्यान से देखिए, p में होना चाहिए 6, लेकिन अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 5। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 17 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको, इस सब शेल को हम शेल में डिवाइड करें, तो देखिए पहले शेल में क्या है आपका? 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी दूसरा शेल, ये भी दूसरा शेल, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी तीसरा शेल और ये भी तीसरा शेल। बनिस्बत वो डिवाइड है किस पे? s और p सब शेल में। इसमें कितने हो जाएंगे? 7। तो ये जो हमारे छोटी क्लास के बच्चे 9th और 10th वाले भर रहे हैं 2 8 7, ये शेल में भर रहे हैं, और शेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब शेल। जैसे ये भी दूसरा शेल है, ये भी दूसरा शेल है, किस में डिवाइड है? सब शेल s और p में। क्लियर सबको? तो ये सीक्वेंस है। आप लोग ये टेबल को और अबव प्रिंसिपल को जब मर्ज कर देंगे तो आप लोग को पढ़ना और भरना आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पढ़ने का तरीका मैंने बताया और जानबूझकर मैंने बोर्ड में एक साथ रखा ताकि आपको जो है एक ही हिट में समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग ये टेबल देखेंगे कि SPDF सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, उनके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे? अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल से क्या पता चलेगा? कौन सा S, कौन सा P, कौन सा D, कौन सा F किसके बाद आएगा, उसका सीक्वेंस पता चलेगा। क्लियर सबको? सीक्वेंस जब लर्न हो जाएगा, देखिए ये मस्ट है, ये जो हिस्सा है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, इसको आप लर्न कर लीजिए तो थोड़ा सा आपको लेबर करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको भरना आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसा ग्राफ बनाइए 7S, फिर उसके बाद P एक छोड़ के, फिर ऊपर नीचे एक छोड़ के D, फिर ऊपर नीचे छोड़ के एक F बनाइए, उसका सीक्वेंस लर्न कर लीजिए। उसके बाद आपको ये भरना आएगा। कुछ मैंने भरा यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन का तो पहला ऑर्बिट क्या है? S, 1s1, 6 कार्बन भरना है, 1s2, दूसरा ऑर्बिट क्या है? 2s, 2s2 एंड 2p2, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। 17 क्लोरीन भरना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। क्लियर सबको? तो इस तरह से जो है आप SPDF सेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरना सीख जाएंगे। इसको आप देख लीजिएगा, लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग अबव प्रिंसिपल के कुछ एक्सेप्शन देखेंगे और इसके साथ हम लोग जोड़ के पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथ दीजिए, और आप लोग के साथ हमारी टीम और हम अच्छे तरीके से लगे हुए हैं हम लोग। और जो भी बच्चे हमारे साथ किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन या कहीं पर भी हैं, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आप हमारे कोचिंग के जो बाकी लेक्चर हैं, जो बाकी टीचर है, जिस तरह से टीम मेहनत कर रही है, आप देखेंगे कि आपको सब जगह से अलग हट के मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।